Hello everyone. The next speech that we are reading is delivered by Subhash Chandra Bose. So इनकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Subhash Chandra Bose was a prominent legendary figure of India and a brave freedom fighter who had contributed a lot in the freedom struggle of India. So Subhash Chandra Bose इंडिया के एक बहुत ही जाने माने लेजेंडरी फिगर हैं और ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में. सुभाष चंद्र बोस का बर्थ हुआ था 1897 में इन कटक विच इज़ इन ओडिशा. तो ये अपनी एकेडमिक्स में बहुत ही ब्रिलियंट थे, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इन्होंने अपनी बीए इन फिलॉसफी पास की थी फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा में से ही. तो सुभाष चंद्र बोस के फादर ने इनको इंग्लैंड भेज दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस देने के लिए, जो कि होता है यूपीएससी का एग्जामिनेशन, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए. उनके फादर चाहते थे कि वो आईएएस ऑफिसर बने. तो पहले क्योंकि ब्रिटिशर्स के गुलाम था इंडिया, ब्रिटिशर्स का, तो सारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का काम ब्रिटिशर्स के हाथ में था. तो एवरीथिंग वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय द ब्रिटिशर्स. तो अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता था या इंडियन सिविल सर्विसेज में अगर किसी को भी जानना होता था तो उन्हें एक एग्जामिनेशन देना पड़ता था इंग्लैंड जाकर. तो सुभाष चंद्र बोस के फादर ने उनको भी इंग्लैंड भेज दिया था. ही ब्रिलियंटली क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन. उन्होंने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था. ही सक्सीडेड देयर, बट उन्होंने अपनी जॉब पोजीशन को गिव अप कर दिया, जॉब छोड़ दी थी और फिर उन्होंने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए. और इन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था. पहले तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के एक एक्टिव मेंबर रहे, बट उसके बाद 1940 में ब्रिटिशर्स ने इनको हाउस अरेस्ट में दे दिया था. हाउस अरेस्ट होता अपने घर में ही अरेस्ट होकर रहना. 1941 में फिर ये एस्केप कर गए थे, जर्मनी चले गए थे यहाँ से भागकर, जहाँ पर इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था जर्मनी का कि हाँ, जर्मनी ने कहा था आप काम करो, आप सब कुछ करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने में. और इसी टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने जापान का भी सपोर्ट गेन कर लिया था इंडिपेंडेंस के लिए. तो अब इस टाइम पर इंडिया के साथ कौन कौन था? जर्मनी और जापान फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कहते हैं आज़ाद हिंद फौज. आज़ाद हिंद फौज हिंदी में और इंडियन नेशनल आर्मी इंग्लिश में. इंडियन नेशनल आर्मी को फिर ये आईएनए भी कह देते हैं. इन्होंने क्या किया था? इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रेन किया था एंड इंडिया के रेजिडेंट्स को ट्रेन किया था और इनको ही आईएनए का मेंबर बनाया था. उसके बाद आईएनए इंडियन टेरिटरीज में एंटर होती है. ये वाली इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया के अंदर एंटर होती है ताकि फ्रीडम स्ट्रगल को और आगे बढ़ाया जा सके, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान ने सरेंडर कर दिया था, वो हार गए थे. अब क्योंकि जर्मनी और जापान ही इंडिया का साथ दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में, और इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया था. इसी कारण ये जो फर्दर एडवांसमेंट का आइडिया था, इसे सुभाष चंद्र बोस को यहीं छोड़ना पड़ा. और ये कहा जाता है कि बोस की डेथ हो गई थी ताइवान में एक प्लेन क्रैश में इन 1945. सो सुभाष चंद्र बोस की स्पीच का नाम है गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये स्पीच उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को डिलीवर की थी जब उन्होंने इंडियंस की रैली की थी बर्मा में. बर्मा पहले म्यांमार को कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया, पहले उसको बर्मा कहा जाता था. 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी के सामने इन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी. सो लेट अस जस्ट रीड दिस स्पीच. सो सुभाष चंद्र बोस अपनी स्पीच स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि फ्रेंड्स, 12 months अगो अ न्यू प्रोग्राम ऑफ टोटल मोबिलाइजेशन और मैक्सिमम सैक्रिफाइस वॉज प्लेस्ड बिफोर इंडियंस इन ईस्ट एशिया. तो वो अपने सारे इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स को फ्रेंड्स कह के बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि 12 months पहले, मीन्स 1 साल पहले, हमने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया था टोटल मोबिलाइजेशन का या मैक्सिमम सैक्रिफाइस का. इंडियंस के सामने ये प्रोग्राम रखा गया था 1 साल पहले ईस्ट एशिया में. तो कहते हैं आज मैं आपको वो सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो हमने पास्ट ईयर में अचीव की हैं, और आने वाले साल के लिए मेरी आपसे क्या क्या डिमांड है वो भी मैं आपको बताऊंगा. अब ये जो मैक्सिमम सैक्रिफाइस या ये जो टोटल मोबिलाइजेशन का इनका
प्रोग्राम था ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बारे में उनका क्या कहना था, कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे इस स्पीच में। सो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस आगे कहते हैं कि अपनी पिछले साल के अचीवमेंट्स बताने से पहले और नेक्स्ट ईयर की डिमांड्स रखने से पहले मैं आपको फिर से ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रीडम जीतने के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ना काफ़ी फ्रंट पर, काफ़ी वॉर फ्रंट्स पर लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स बाकी के वर्ल्ड के साथ, और ब्रिटिशर्स को डिफीट के बाद डिफीट देखनी पड़ रही थी। ब्रिटिशर्स हर जगह हार रहे थे, और हर जगह हार रहे थे तो इसके कारण ब्रिटिशर्स वीक हो ही जा रहे थे। सो दैट्स वाई सुभाष चंद्र बोस वाज सेइंग कि हमारा जो एनिमी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो वीक हो चुके हैं। तो वो वीक हो गए हैं तो उनका फोकस इंडिया पर अभी कम है इस टाइम पर। तो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है वो और ज़्यादा ईजी हो चुकी है। अगर हम इस लड़ाई को 5 साल पहले के नज़रिए से देखते तो दैट वाज नियर टू इम्पॉसिबल, वो बहुत डिफ़िकल्ट था 5 साल पहले हमारे लिए। बट अब की अगर बात करें तो लिबर्टी पाना, फ्रीडम पाना, इंडिपेंडेंस पाना हैज़ बिकम वेरी ईजी एज कम्पेयर टू 5 years ago। तो कहते हैं ऐसा एक रेयर और एक जो गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी होती है, ये 100 सालों में एक बार आती है, और हमें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन से या जुल्म से बचाएगी। बोस आगे कहते हैं कि आई एम सो वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटकम्स ऑफ आवर स्ट्रगल बिकॉज आई डू नॉट रिलाई मेरली ऑन द एफर्ट्स ऑफ 3 million इंडियंस इन द ईस्ट एशिया। बोस आगे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूँ हमारा स्ट्रगल देखकर, क्योंकि जो 3 million इंडियंस हैं ईस्ट एशिया में वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है। हमारे जो कंट्री मैन है, मतलब जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो मैक्सिमम सफरिंग के लिए प्रिपेयर्ड है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सफरिंग मतलब सहना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, किसी चीज़ से गो थ्रू होना। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो अगर हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें सफ़र करना पड़ेगा, हमें पेन होगा, दर्द होगा, दुख होगा, सौरो होगा, डिस्पेयर होगा, बट हमें वो सब चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। हमें अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, अपने आप की भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, अपने साथ वालों की, अपने डियर वंस की कुर्बानी देनी पड़ सकती है लिबर्टी लेने के लिए, आज़ादी लेने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोग, इंडियन कंट्री मैन तैयार हैं ये सफरिंग झेलने के लिए और अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए। पर कहते हैं अनफॉर्चुनेटली जब से 1857 की फ़ाइट हुई है इंडिया में, जब 1857 में इंडिया में लड़ाइयाँ चली थी, तब ना हमारे कंट्री में, मतलब इंडिया डिसआर्म हो गया था। इंडिया के पास हथियार नहीं बचे थे उस टाइम पर, उस टाइम की लड़ाई पर सारे हथियार हमारे ख़त्म हो गए थे। पर कहते जो हमारा एनिमी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके पास बहुत सारे हथियार अभी भी हैं, जिसे कहते हैं ना कि नाक तक वो भरे पड़े हैं हथियारों के साथ, और हमारे पास बिल्कुल भी हथियार नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे हैं कि आज के समय में बिना हथियारों के कोई भी लड़ाई जीतनी इज़ इम्पॉसिबल। बिना आर्म्स के, विदाउट आर्म्स मतलब हथियारों के बिना, और विदाउट अ मॉडर्न आर्मी, एक मॉडर्न आर्मी के बिना एक लड़ाई जीतनी इम्पॉसिबल है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि थ्रू द ग्रेस ऑफ प्रोविडेंस एंड थ्रू द हेल्प ऑफ जनरस निपॉन इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर इंडियंस इन ईस्ट एशिया टू गेट यूनाइटेड टू अ मैन इन द एंडेवर टू विन फ्रीडम एंड ऑल द रिलीजियस एंड अदर डिफरेंसेस दैट द ब्रिटिश ट्राइड टू इंजीनियर इनसाइड इंडिया सिंपली डू नॉट एग्जिस्ट इन ईस्ट एशिया। तो पहले तो प्रोविडेंस का मतलब होता है फेट, तकदीर, डेस्टिनी, और निपॉन, निपॉन किसको कहा है? निपॉन जापान का नाम था पहले, जापान को निपॉन कहा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं हमारे अच्छी तकदीर के कारण, और क्योंकि जापान ने हमें इतना हेल्प किया है, उसके कारण इंडियंस के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है कि हम फ्रीडम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राई किया था इंडिया के अंदर रिलीजियस इश्यूज उठा के इंडिया के लोगों को लड़वाने के लिए और बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आने के लिए बहुत ट्राई किया था ब्रिटिशर्स ने, बट स्टिल इंडिया की यूनिटी नहीं टूटी। ईस्ट एशिया में भी इंडिया की यूनिटी नहीं टूटी।
कंसिक्वेंटली मतलब इसके रिजल्ट के तौर पर हमारे पास अब एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन चुका है ऐसी सिचुएशंस का जो सिचुएशन हमारे फेवर में है, कि ऐसी सिचुएशंस इस टाइम पर बन चुकी हैं जो सारी हमारा सपोर्ट कर रही हैं, हमारे स्ट्रगल में, हमारे स्ट्रगल के सक्सेस में हमारी हेल्प कर रही हैं। और अब इंडियंस क्या करें, बेसिकली मेन मुद्दा तो यही है ना, मेन क्वेश्चन यही उठता है, इंडियंस यही पूछते कि अब हम क्या करें। तो इंडियंस सामने आए और अपनी आज़ादी का प्राइस पे करें, अपनी आज़ादी की कीमत अदा करें ताकि वो लिबरेट हो पाएँ और फ्री हो पाएँ। सो अब सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि टोटल मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम क्या है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि टोटल मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली मैं आपसे 3 चीज़ों की डिमांड करता हूँ, मैन, मनी एंड मटीरियल। मैन मतलब मैं आपसे लोगों की डिमांड करता हूँ, मैं आपसे पैसे की डिमांड करता हूँ, और मैं आपसे मटेरियल जो भी सप्लाईज मुझे चाहिए ये वॉर जीतने के लिए, मैं उसकी डिमांड करता हूँ। तो कहते हैं रिगार्डिंग मैन, अगर मुझे आदमी चाहिए लड़ने के लिए, फ्रीडम फाइटर्स चाहिए, तो मैं ये आपको बताकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे मिल चुके हैं। रिक्रूट्स मतलब जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी थी मेरे साथ आने के लिए, वो रिक्रूट्स मुझे मिल चुके हैं बहुत सारे। तो अभी मैन की तो इतनी ज़रूरत मुझे है नहीं, बट मुझे मनी एंड मटेरियल चाहिए। तो ये जो रिक्रूट्स आए थे सुभाष चंद्र बोस के पास, ये बहुत सारी जगहों से आए थे, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया। ये कहाँ आए थे? ईस्ट एशिया, चाइना में से, जापान, इंडो चाइना, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सिलीब, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड एंड बर्मा, ये सारी जगहों में से बहुत सारे रिक्रूट्स आए थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो सुभाष चंद्र बोस ने टोटल मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम में 3 चीज़ें मांगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम था क्या, तो उसमें हम बताएंगे कि टोटल मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम में सुभाष चंद्र बोस इंडिया के लोगों से 3 चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, मैन, मनी एंड मटीरियल की। मैन तो मतलब उनको फ्रीडम फाइटर्स मिल गए थे बहुत सारी जगहों से। कौन सी जगहों से, ये सारी जगह हम लिख देंगे, ईस्ट एशिया, जापान, इंडो चाइना, फिलीपींस, जावा, बर्मा एंड ऑल। और फिर मनी एंड मटीरियल की अगर बात करें तो आगे कहते हैं ये कि यू मस्ट कंटिन्यू द मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि ये चीज़ें प्रोवाइड करनी, ये चीज़ों की अगर कमी है तो उस कमी को पूरा करना, कि मैन, मनी एंड मटेरियल आप मुझे पूरे उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ देते रहो, और जो सप्लाईज़ की प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वो भी सेटिस्फैक्टरीली सॉल्व हो जाएगी। तो कहते हैं हमें मैन एंड वुमेन चाहिए, सारी कैटेगरीज़ में से कोई भी कैटेगरी के मैन एंड वुमेन आ सकते हैं। किसके लिए? लिबरेटेड एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। सो बेसिकली इंडिया में कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर हमने ब्रिटिशर से अपनी फ्रीडम ले ली थी, मतलब पूरा इंडिया वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, कुछ एरियाज़ थे इंडिया में जो ऑलरेडी फ्री हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे, और वो वाले एरियाज़ में अब तो ब्रिटिशर्स का कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पर तो इंडियंस ने ही राज करना था। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वहाँ के रोज़ के कामकाज देखने के लिए, वहाँ की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने बिगाड़ दी थी उनको दोबारा से बनाने के लिए कहते हैं हमें लोगों की ज़रूरत है, मैन एंड वुमेन की ज़रूरत है। हम ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमें कि जब हमारा एनिमी किसको कहा गया है? ब्रिटिशर्स को, कि जब हमारा एनिमी रथलेसली, बिना किसी दया भाव के हमारे ऊपर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी लगा देगा, मतलब बिल्कुल ही जालिम हो जाएगा, हमारे ऊपर मारपीट करेगा, वायलेंस करेगा, हमें बिल्कुल हमारी लिमिट्स तक पुश कर देगा, हमें फोर्स करेगा कि हम अपना एरिया छोड़कर चले जाएं, कि हम इंडिया को ही छोड़कर चले जाएं। जैसे बर्मा में, मतलब म्यांमार में ये चीज़ हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था वहाँ के लोगों को कि वो बर्मा को छोड़ के चले जाएं, वहाँ से रिफ्यूजी बन जाएं, बट लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। तो यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस यही कह रहे हैं कि हम ऐसी सिचुएशन के लिए हमें पहले ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर ब्रिटिशर्स कभी हमारे साथ ऐसा करें, अगर वो बिल्कुल ही जालिम हो जाएं और बिल्कुल ही स्कॉच्ड, मतलब सबसे बुरी से बुरी जो हम चीज़ सोच सकते हैं, ऐसी पॉलिसी अगर हमारे ऊपर लगा दें, तो फिर भी वी शुड बी ब्रेव इनफ टू टॉलरेट दैट, राइट। आगे बोस कहते हैं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग री इन्फोर्समेंट्स इन मैन एंड सप्लाईज टू द फाइटिंग फ्रंट्स,
कि जो जगह पर या फिर जो वॉर फ्रंट पर अभी वॉर वगैरह चल रही है वहाँ पर मैन एंड सप्लाईज की री इन्फोर्समेंट भेजनी है। मतलब जंग के मैदान में अभी फ्रीडम फाइटर्स तो लड़ते ही हैं और लड़ते लड़ते कईयों की जान भी चली जाती है, तो मतलब उनका नंबर कम होता जाता है होता जाता है होता जाता है। तो उनकी री इन्फोर्समेंट भेजनी होती है ना, नए फ्रीडम फाइटर्स भेजने होते हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम हार जाएंगे। और सप्लाईज भी भेजनी होती है। मींस अगर कोई भी चीज़ की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है या हथियारों की कमी हो रही है, तो वो चीज़ जब कम हो रही है उसको दोबारा से वहाँ पर भेजना होता है जंग के मैदान में, फाइटिंग फ्रंट पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इम्पॉसिबल सा हो रहा था क्योंकि ये दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि अभी एक टाइप पर एक जगह पर ये जंग लगी हुई है और वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं और चीज़ों को वापस से री इन्फोर्स करवाना, वहाँ पर कमियों को पूरा करवाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था इनके लिए और ये इनके लिए एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी। तो कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना सक्सेस फ्रंट पर नहीं मेंटेन करके रख पाएंगे, नॉर कैन वी होप टू पेनिट्रेट डीपर इनटू इंडिया। और हम इंडिया के आगे बीच में टेरिटरीज में भी नहीं जा पाएंगे हम वहाँ पर। मतलब इंडिया के बीच में जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा राज अपना जमाया हुआ है, जहाँ से वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर भी हम नहीं जा पाएंगे अगर हम ये जंग के मैदान में अपनी लड़ाई हार जाएंगे तो। और हम हार तो सकते नहीं है, हमें जीतना तो है हर हाल पे। तो दैट्स वाई हमें री इन्फोर्समेंट्स चाहिए ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्पीच का। सो नेक्स्टली हमें दो चीज़ों का मतलब पहले जानना होगा। एक होता है होम फ्रंट और एक होता है वॉर फ्रंट। होम फ्रंट होता है जो हमारा बेस है, जहाँ से हम बैठकर हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कोई रॉकेट वगैरह या स्पेसशिप स्पेस में भेजी जाती है तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट वहाँ पर बैठकर उस चीज़ को एग्जामिन करते हैं ना, देखते हैं। तो वो होता है उनका फ्रंट, जहाँ से वो हर एक चीज़ को देख रहे हैं। तो वैसे ही होम फ्रंट इज़ द प्लेस जहाँ से बैठकर हम पूरी वॉर को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमारा होम फ्रंट क्या बनेगा, बर्मा, म्यांमार हमारा बेस बनेगा और ईस्ट एशिया, ये दो चीज़ें, ये दो जगहें हमारा बेस बनेगी जहाँ से हम हर एक चीज़ को देखेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ओके। तो अब कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जो मेंबर्स इंडियन नेशनल आर्मी के होम फ्रंट पर रहकर काम कर रहे हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईस्ट एशिया और बर्मा हमारा बेस है, जहाँ से हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को कंट्रोल करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। कहते हैं अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारी फाइटिंग फोर्सेस विक्टोरियस नहीं हो पाएंगी, हम जीत नहीं पाएंगे। ये प्लीज़ आप रिमेंबर करो, ये जान लो आप चीज़ कि ये एक टोटल वॉर है। ये सिर्फ दो आर्मीज़ के बीच में वॉर नहीं है, इंडियन आर्मी के बीच में और ब्रिटिश आर्मी के बीच में नहीं, ये एक पूरी वॉर है, पूरी टोटल वॉर है। दैट्स वाई कहते हैं इसी के लिए, इसी कारण मैं 1 साल के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूँ टोटल मोबिलाइजेशन के ऊपर कि मुझे मैन, मनी एंड मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि ये छोटी सी वॉर नहीं है जो आप समझो, ये एक बहुत बड़ी वॉर है और हमें बहुत सारा एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा जीतने के लिए। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई आई वॉन्ट यू टू लुक आफ्टर द होम फ्रंट प्रॉपरली। कहते एक और रीज़न है कि क्यों मैं चाहता हूँ आप लोग होम फ्रंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ड्यूरिंग द कमिंग मंथ्स आई एंड माई कलीग्स ऑन द वॉर कमिटी ऑफ द कैबिनेट डिज़ायर टू डिवोट आवर होल अटेंशन टू फाइटिंग फ्रंट। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, कहते हैं क्योंकि आने वाले महीनों में मैं और मेरे कलीग्स ने ये सोचा है कि हम सिर्फ अपना पूरा फोकस फाइटिंग फ्रंट के ऊपर लगा के रखेंगे। मतलब जंग के मैदान पर जहाँ पर एक्चुअल लड़ाई चल रही है इंडियंस की और ब्रिटिशर्स की, वहाँ पर मैं अपना पूरा फोकस मैं लगा के रखूँगा और मेरे कलीग्स भी वहाँ पर पूरा फोकस लगा के रखेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई बंदा एक टाइम पर दो चीज़ें संभाल रहा है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर, कितना बर्डन हो जाता है। सो सुभाष चंद्र बोस बेसिकली ये कहना चाहते थे कि वो होम फ्रंट पर और वॉर फ्रंट पर दोनों जगहों पर एक टाइम पर तो नहीं रह सकते। अपना पूरा फोकस उनको एक जगह पर अगर वो लगाएंगे तभी हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वो चाहते थे कि जिस टाइम पर वो फाइटिंग फ्रंट पे हो उस टाइम पर होम फ्रंट पे भी कोई हो जो उस चीज़ को संभाल रहा हो।
एंड ऑल्सो टू द टास्क ऑफ वर्किंग अप द रेवोल्यूशन इनसाइड इंडिया। कहते जो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन चल रहा है उसके टास्क को संभालने के लिए भी मुझे लोग चाहिए। तो कौन कौन से बेस थे हमारे जहाँ से हमने वॉर देखना था, वॉर को? ईस्ट एशिया और बर्मा, यही हमारे होम फ्रंट थे, यहीं पर ही बैठ के लोगों ने इस चीज़ को एडमिनिस्टर करना था। तो कहते हैं मैं एक टाइम पर ही ईस्ट एशिया बर्मा पे नहीं हो सकता और उसी टाइम पे मैं फाइटिंग फ्रंट पे भी नहीं हो सकता, तो मुझे मैन चाहिए, मैन एंड वुमेन चाहिए जो कि होम फ्रंट पर बैठकर सब चीज़ को संभाल ले, सब काम संभाल ले। तो इसके रिजल्ट के तौर पे मैं फुली एश्योर हो जाऊंगा ना कि हाँ मेरे होम फ्रंट पे उस बेस पे काम स्मूथली चल रहा है, अनइंटरप्टेडली चल रहा है। अदरवाइज अगर वहाँ पर कोई होगा नहीं संभालने वाला और मैं फाइटिंग फ्रंट पे चला जाऊंगा और अगर भगवान ना करे मुझे ज़्यादा वहाँ पर टाइम लग गया या मैं वापस ना आ पाया तो होम फ्रंट पर तो सारा काम रुक जाएगा, मेरी एब्सेंस में हर एक चीज़ इंटरप्ट हो जाएगी। सो आई डोंट वॉन्ट द थिंग्स टू गेट इंटरप्टेड। That's why I want you people to take care of the home front base for the things to go smoothly. Friends, 1 year ago when I made certain demands of you, I told you that if you give me total mobilization, I would give you a second front. सुभाष चंद्र बोस आगे अपने सब लोगों को कहते हैं, कहते 1 साल पहले मैंने आपसे डिमांड की थी कि अगर आप मुझे टोटल मोबिलाइजेशन देते हो, अगर आप मुझे मैन मनी एंड मटीरियल देते हो, मैं आपको एक सेकंड फ्रंट दूंगा लड़ने के लिए। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे मैन मनी एंड मटीरियल दोगे तो मैं एक जगह से आपको सक्सेस दिलवा के दूसरी जगह खोल दूंगा लड़ाई के लिए, जहां पर हम दोबारा लड़ाई करेंगे और दूसरी जगह को भी ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ा लेंगे। तो कहते मैंने अपनी कसम पूरी कर दी है, हमारे कैंपेन का फर्स्ट फेज ओवर हो चुका है। हमारी जो विक्टोरियस ट्रूप्स हैं जो जीत कर आ चुकी हैं, हमारी आर्मी जिनका साथ काफ़ी ज़्यादा दिया निपोनीसी ट्रूप्स ने, मतलब जापानीज ट्रूप्स ने, उन्होंने एनिमी को, ब्रिटिशर्स को खदाड़ दिया है, पिछाड़ दिया है और ब्रिटिशर्स और ज़्यादा ब्रेवरी के साथ लड़ नहीं पा रहे हैं। अब Gird up your loins for the task that now lies ahead. I had asked you for men, money and material. I have got them in generous measure. Now I demand more of you. Men, money and material have the motive power that will inspire us to brave deeds and heroic exploits. तो बॉस आगे कहते हैं, कहते अब आप कमर कस लो वो टास्क के लिए जो हमारा अगला टास्क है। मैंने आपसे मैन मनी मटेरियल मांगा, आपने दिया, मैंने जो मांगा आपने दिया। अब मैं आपसे ज़्यादा बड़ी डिमांड कर रहा हूँ। मैन मनी एंड मटेरियल जो आपने मुझे प्रोवाइड किया उसमें तो मोटिव पावर थी, जिस पावर के कारण हम इतनी ब्रेवरी के साथ, इतने ज़्यादा करेजियस मैनर के साथ लड़ पाए हैं और हमने इतने हीरोइक एक्सप्लॉइट्स किए, इतने अच्छे काम किए हैं। It will be a fatal mistake for you to wish to live and see India free simply because victory is now within reach. अभी कई लोग होते हैं ना देखकर कि हाँ ये काम तो होने ही वाला है, आप क्या इतनी मेहनत करेंगे इसमें। तो कहते ये आपके लिए बहुत जानलेवा चीज़ हो सकती है कि अगर इंडियंस को ये लगे कि हाँ अब तो ब्रिटिशर्स वीक हो चुके हैं, अब तो हमें मिल ही जाएगी फ्रीडम, अब तो आराम से बैठेंगे। नहीं, अगर आप अब आराम से बैठ गए तो आप कभी फ्रीडम नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अभी आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ अभी विक्ट्री हमारे पास ही है, हम सक्सीड होने ही वाले हैं इस चीज़ में, फ्रीडम तो हमें मिल ही जाएगी। ऐसी बात नहीं है, जब तक फ्रीडम नहीं मिलती तब तक हमें एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। किसी भी इंसान का, इंडियन का इस टाइम पर ये डिज़ायर नहीं होना चाहिए कि मैं जीने के लिए फ्रीडम पाना चाहता हूँ। नहीं, हमारा इस टाइम पर सिर्फ एक डिज़ायर होना चाहिए, द डिज़ायर टू डाई। मरने की इच्छा दिल में होनी चाहिए, तभी हमें आज़ादी मिल सकती है। ताकि इंडिया जी पाए हमारे पास एक डिज़ायर होना चाहिए मरने का, मरने की इच्छा होनी चाहिए ताकि इंडिया जी पाए। और हमारे पास एक मार्टियर की डेथ को फेस करने का टाइप ऑफ जिगरा होना चाहिए। मार्टियर कौन होता है? जो वॉर फ्रंट पे लड़ता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी डेथ को देखने का साहस होना चाहिए हम में। मार्टियर के ब्लड से जो रास्ता बिल्कुल खून से लथपथ हो चुका है, वो रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए हम में। Friends, my comrades in the war of liberation, today I demand of you one thing above all. तो सुभाष चंद्र बोस आगे कहते हैं कि आप सब मेरे दोस्त हैं, आप सब मेरे कॉमरेड्स, मतलब मेरे साथी रहे हैं इस आज़ादी की लड़ाई में। आज मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ जो चीज़ सबसे ऊपर है। आई डिमांड ऑफ यू अ ब्लड। मैं आपका खून मांगता हूँ। इट इज़ ब्लड अलोन दैट कैन एवेंज द ब्लड दैट द एनिमी हैज़ स्पिल्ड। जिस खून को हमारे दुश्मन ने फैलाया है
उसकी रिवेंज लेने के लिए हमारा खून ही लगेगा। इट इज़ ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम। हमारी आज़ादी की कीमत हमारा खून है। जब तक हम खुद को कुर्बान नहीं करेंगे, हम खुद की कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिल सकती। गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। So this was all about the speech of Subhash Chandra Bose. I hope you enjoyed this session. Thank you.